जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जो जून 2021 में कंडक्ट किया गया था उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और जिस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं तो साथ में आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और पेपर का जो पैटर्न है आप पूरा पढ़ लिए होंगे, लेकिन जब भी आप पेपर का पैटर्न नहीं देखेंगे कि 10 यूनिट में डिवाइड है तो कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन कौन सी यूनिट से बनते हैं, तब तक ये मान के चलिए कि आपको पूरा परीक्षा का ज्ञान नहीं होता है। तो अब जब लास्ट टाइम में करीबन 30 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और इस चैनल पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। 2004 से लेके 21 तक आप सोचिए 22-23 तक कितने पेपर हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट मिला के, है ना। एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो बहुत सारे हैं। और सबसे ऑथेंटिक सोर्स है आपका PYQ। तो विश्वास करिए, साथ में अच्छे से सॉल्व करिए। और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप जुड़कर बराबर अपडेट पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए, समय 3 घंटा आपको दिया जाता है और यहाँ पे हम व्याख्या सहित विश्लेषित करेंगे। और पूर्णांक 200 होता है। परीक्षा तिथि 26/12/2021। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो है उसमें निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो छंद तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा छंद, इतनी बारीकी है। अरिल, पद्धड़िया, कवित, सवैया। तो पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कौन से छंद का प्रयोग किया है? कवित छंद। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का, कितने छंदों का ये भी इंपॉर्टेंट है, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। जिसमें कौन कौन से आते हैं? जिनमें दोहा, कबित, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा। तो एक तो ये हो गया कि कबित पृथ्वीराज रासो में प्रयोग हुआ है, कबित छंद। दूसरा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें दोहा, कबित, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा है। और चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम काव्य माना है। और जो चंद्रबरदाई ही ये कवि है तो प्रथम कवि इनको माना है। और जो पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा जो महाकाव्य रचा गया उसको पहला महाकाव्य माना है। तो व्याख्या के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, व्याख्या बहुत ध्यान से करिएगा। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में है? तो निबंध के क्षेत्र में आप शुक्ल जी का नाम सुने हैं, उन्हीं का नाम है। उनके द्वारा जो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 करके लिखा गया है। हालांकि संपादक वगैरह और भी चिंतामणि के अलग है, लेकिन जो कविता क्या है, निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। तो ये पूछा गया है कि ये निबंध जो है वो किस भाग में संकलित है। देखिए, जो कविता क्या है, निबंध, ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध कुल 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक स्वयं शुक्ल जी है। चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित निबंध में है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति। जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, भाव या मनोविकार, उत्साह, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सभी पहले वाले में ही है। और ये जो शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः ये विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथमतः ये भाग 1 कब? विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रभाववादी आलोचना, तो आलोचना के क्षेत्र में जो प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व ज़्यादा होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो हिंदी साहित्य में आपने आलोचना विधा के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कथन में कि प्रभाववादी आलोचना जो है उसके संदर्भ में क्या सही है कि जब भी आलोचना करने बैठो तो क्या आप स्वयं ही एक रचना रचने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन 1, 2, 2, 3, 1, 3 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय जो अच्छा आलोचक होता है वो काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। पदम सिंह शर्मा जो है, इनकी जो आलोचना पद्धति है, अगर ये आलोचना करते भी हैं
तो आलोचना का इनका तरीका क्या है? प्रभाववादी आलोचना। और प्रभाववादी आलोचना किया कैसे जाता है? जो अच्छा सहृदय, अच्छा वाले हृदय का आलोचक होता है वो काव्य कृति को पढ़ता है और पहले पढ़ के उसको आत्मसात करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य क्या है? तो वो निम्नवत है। भावुकता का महत्व इसमें होता है। प्रभाववादी आलोचना में एक तो भावुकता का महत्व होता है, दूसरा विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। तो भावुकता का महत्व होता है, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा साथ ही साथ शांतिप्रिय द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षकों में गिने जाते हैं। ये दोनों ही लोग, पदम सिंह शर्मा और शांतिप्रिय द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? जिनधर्म सूरी, मुनिजन विजय, सुमतिगण, आशगु। तो ये देखिए 4 कवियों का नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें चंदन बाला रास के रचयिता है? चंदन बाला रास एक रचयिता जो रचना है और इसके रचयिता कवि आशगु हैं। आशगु कवि इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ में चंदन बाला रास के अलावा इनके द्वारा जीव दया रास भी है और अन्य रचनाओं में देखें तो नेमिनाथ रास जो है इनके द्वारा मुनि सुमतगढ़ी, यानी नेमिनाथ रास जो रचना है ये मुनि सुमतगढ़ी के द्वारा, रेवंत गिरिरास जो है विजय सेन सूरी के द्वारा, श्रावकाचार्य ये है देवसेन के द्वारा, स्थूली भद्र रास है जिनधर्म सूरी के द्वारा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये देखिए आपको क्रम से ये क्वेश्चन लगाने वाला आता है। अगर आपको इनका प्रकाशन वर्ष सही से याद है या 1-2 का भी याद है तो आप किस लगा के इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल या भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। लेकिन आपको इनको क्या करना है, अगर आपको पता है कि हाँ आदिकाल कब लिखा गया था, भूमिका कब लिखी गई थी, तब आप इसको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में लगा सकते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका देखिए तो 1940 में इन्होंने भूमिका और 1952 में आदिकाल। तो भूमिका पहले बांधा जाता है ना, तो 1940 में ही भूमिका बांधी है। कबीर उन्होंने उसके जस्ट 1 साल बाद 1941 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो ये चारों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण एवं लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है? परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न, नूतन ब्रह्मचारी, वामा शिक्षक। तो कौन सा ऐसा है जिसमें भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है? तो यह परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना। हाय रुक गया यही संसार, बना तिल सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य कि पुरुष के बिना स्त्री का जो है वो कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन कृत परिवर्तन से उद्धृत है। ये परिवर्तन से लिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का अगर सही क्रम देखें तो शेखर एक जीवनी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा मैला आंचल। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः में प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग लगाना है। शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा मैला आंचल, ये सभी अपने पाठ्यक्रम में लगा है। और यहाँ पे जब हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे लगाएंगे तो शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा 1940 ईस्वी, भाग 1,
शेखर एक जूनी अज्ञे के द्वारा 1940 भाग 1, 1944 भाग 2। यानी जो शेखर एक जूनी उपन्यास है वो 2 भागों में है अज्ञे के द्वारा, 1940 में और 44 में। पहला है भाग 1, दूसरा भाग 2 1944 में। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद जी के द्वारा 1946 में। मैला आंचल रेणु जी के द्वारा 1954 में। तमस भीष्म साहनी जी के द्वारा 1973 में। तो 40-44, बाणभट्ट 46, मैला आंचल 54 और 73। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्लेटो, बिम्सार्ड डब्ल्यू के द ग्रेट ट्रेडिशन, इयॉन, कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लेविस। यहाँ देखिए इन्हें क्रमशः आपको लगाना है तो पाश्चात्य समीक्षक और साथ ही साथ समीक्षकों के सामने जो है ग्रंथ दिए हैं। जैसे प्लेटो के समक्ष दिया इयॉन, बिम्सार्ड डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। तो प्लेटो के सामने इयॉन हो गया, बिम्सार्ड डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज के द्वारा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस के द्वारा द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रीति का एक भेद अवंती को माना है? अवंती, भामा है, कुंतक है, वामन है, भोजराज है। तो आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद, आचार्य जो भोजराज है उन्होंने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, वामन ने। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के कुल 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। तो आचार्य जो भोजराज है उन्होंने क्या माना है? भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है और इन्हीं के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। और आचार्य वामन ने रीति के कुल 3 भेद माने हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु जी हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग का आत्माधिकार कारुणिक है, अंततः वह छाती में चाकू भोंकर आत्महत्या कर लेता है। भारत दुर्दशा को चैनल पे करवाया गया पूरा, आप अच्छे से देखिए उसको। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं। तो जब भी हम पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं अस्तित्ववाद कहता है कि जीवन की निरर्थकता का बोध ये एहसास दिलाता है, या जीवन की सार्थकता का बोध दिलाता है, या मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पे देखिए जो अस्तित्ववाद है वो हमें क्या चीज़ ध्यान दिलाता है? तो यहाँ पे देखिए जीवन की निरर्थकता का बोध या मृत्यु बोध। अस्तित्व मतलब कि हम यहाँ पे हैं, कोई हमारा अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। एग्जिस्टेंस की एक तरीके से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो जीवन की निरर्थकता का बोध, दूसरा मृत्यु का बोध, ये दोनों ही कराता है अस्तित्ववाद कि हमारा अस्तित्व है क्या। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन जी का, हरिवंश जी का। और उन्होंने जब अपने पिता को याद किया है गीता वाचन करके, तो उसमें सासर वाचन किया, मौन रहकर किया, ऊंचे स्वर में। तो कुछ नहीं, वो मौन रहकर ही किए थे। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक बच्चन जी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को कुल 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें एक है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक अंश। तो यही है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख जो समालोचनात्मक कृतियाँ हैं उसमें है द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन। एक तो हो गया द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि।
चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये किसका कथन है? तो ये है भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति दोनों को बयां किया। ये कहना भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पाउंड, जयपाल सात्र। तो इसमें कौन सा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक इसमें नहीं है? एजरा पाउंड। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जयपाल सात्र। तो ये सभी हैं, लेकिन एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं, ये बिंबवाद के चिंतक हैं। एजरा पाउंड क्या है? बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ABC, एक तो एजरा पाउंड बिंबवाद के हैं, दूसरे इन्होंने ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ का रचयिता, मतलब इन्हीं को जानाता है। और जो कामू है, मार्टिन हेडगर हैं, जयपाल, ये सब अस्तित्ववादी हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किर्केगार्ड हैं। तो किर्केगार्ड हो गए, कामू हो गए, हेडगर हो गए, सात्र हो गए। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, एलन टेट, क्लिंथ ब्रुक्स, टिलियर्ड, सर विलियम एम्सन। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग पोइट्री किसने लिखा है? तो क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखा है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्सन है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड है। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इन पंक्तियों के रचयिता इनमें कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुंदरता का आलोक स्रोत फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता पंत जी हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावधि कवि एवं काव्य पंक्तियां निम्नवत हैं, जैसे संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता है? प्रसाद जी का। अब शब्द अधरों का सुना भास मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, निराला जी। सुंदर है बेहद सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, पंत जी का। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, महादेवी वर्मा। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं जो है प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु में सही हमको चुनना है कौन सा है? तो इनका है प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक हैं बाबू तोताराम। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कभी केवल खुशी के गीत लिखता है, कभी शौक से गीत लिखता और बेचता है। देखिए, एक लेखक का भी अपना अलग ही दर्द होता है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ये कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का जो कवि है वो अपना गीत बेचने के लिए मजबूर हो गया तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने लगा है। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदम नमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में ही होती है। तो कोई भी व्यक्ति है वीर होके वो उससे अलग कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ही कथन सही है।
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। शुक्ल जी जो ये कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव होगा और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में उतनी ही परिणति होगी। यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। यशपाल के द्वारा जो झूठा सच रचना है उस उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ देखिए 1 और 3 दोनों ही सही है। यशपाल के द्वारा जो झूठा सच है उसका केंद्रीय विषय है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी। यानी जो झूठा सच लिखा ही गया था वो विभाजन के समय जो उत्पन्न हुआ एक खुशहाल पूरा नगर होता, लेकिन जो जहाँ पे रहते थे सब खुश थे, लेकिन जैसे ही विभाजन की त्रासदी ने उन्हें स्वीकार किया तो उस सांप्रदायिक दंगों की भयावहता को इसमें प्रकट करने की कोशिश की है, प्रस्तुत किया गया है। झूठा सच देखिए 2 भागों में प्रकाशित है। पहला इसका 1958 में है प्रथम भाग, और नाम है उसका वतन और देश पहले वाले का। और जो दूसरा इसका पाठ है 1960 में 2 साल बाद, उसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास के इनके प्रमुख उपन्यास में है दादा कामरेड 1941। तो दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प आपार, तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पास से। तो यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प आपार, ये परिवर्तन से कनेक्ट है। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, कामायनी, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, सांध्य गीत से संबंधित है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पासे, प्रिय प्रवास। भाषा भूषण, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? भाषा भूषण का विवेच्य छंद, रस, अलंकार, ध्वनि। तो इसमें जो भाषा भूषण है उसका विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक हैं जसवंत सिंह। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है बेहया का जंगल, आगम की नाव, कामधेनु, दूसरी शता। तो जो कुबेर नाथ राय हैं इनके निबंध संग्रह में कौन सा है? कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह में इसमें कौन सा है? तो इनके द्वारा जो लिखा गया है कामधेनु, आगम की नाव। कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय जो कि ललित निबंधकार हैं, इनके प्रमुख निबंध संग्रह में कौन सा है? तो देखिए कुबेर नाथ राय को ललित निबंधकार के तौर पे जाना जाता है और इनके प्रमुख जो निबंध हैं वो है प्रिया नीलकंठी, रस आगेटक, गंध मादन, विषादी, योग निषाद, बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका। जबकि बेहया का जंगल जो है इसके लेखक है कृष्ण बिहारी मिश्र तथा दूसरी शता के हैं शरद जोशी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो क्रमशः प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारत की भाषा समस्या 1978, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज करके 1986। और इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी जितनी भी रचनाएं प्रेमचंद और उनका युग, भारत की भाषा की समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, ये सभी जो है रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखिए, दूसरा उसका। देखिए यहाँ पे असेशन में है कि नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश भी है, दूसरा है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो दोनों ही विकल्पों में अभिकथन ए नाटक एक उद्देश्य जन उपदेश है, यह कथन सही है, कारण क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, यह गलत है। चित्तौर का सर्वनाश वसंत जुलूस रुका है गांव का मन, और यहाँ पे विवेकी राय, विद्यानिवास, रूप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें हमें जो है एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सी जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है। तो यहाँ पे जैसे चित्तौर का सर्वनाश, चित्तौर का सर्वनाश इसके लेखक हैं रूप नारायण पांडे। वसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, जुलूस रुका है विवेकी राय के द्वारा, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में रचनाएं आई हैं तो समझिए वो जिस लेखक का भी आया इंपॉर्टेंट रचना दिया है। तो आप सारी ही रचना पढ़ने के बजाय से कम जितने PYQ हैं उसको जरूर अच्छे से कर लें। तो यहाँ पे देखिए चित्तौर का सर्वनाश जो है रूप नारायण पांडे, वसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सप्तपर्णी, लौट आओ धार, हम हसमत आज के अतीत, और यहाँ सामने दिया है कृष्णा सोबती, गिरिराज किशोर, भीष्म शानी, दूधना सिंह। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, लौट आओ धार दूधना सिंह के द्वारा, हम हसमत कृष्णा सोबती, आज के अतीत भीष्म शामनी के द्वारा। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। मतलब वो लोग निबंध में बहुत ज़्यादा अपना सिद्ध कर पाए और कविता और नाटक में उतना नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा, कि जितनी सफलता जो भारतेंदु युग के लेखक थे उनको निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कहना रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जो कि मार्क्सवादी आलोचक हैं, इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में यानी रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद जी पे लिखा है। प्रेमचंद जी पे इन्होंने 1941 में लिखा। भारतेंदु युग पे ही पूरा लिखा विलास शर्मा, उन्होंने 1943 में, निराला पे 1946 में। तो प्रेमचंद जी पे लिखे भारतेंदु युग पे, निराला पे, प्रगति और परंपरा करके इन्होंने 1949 में। साहित्य और संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य और संस्कृति किसके द्वारा है? तो 1949 में इन्होंने एक तो प्रगति और परंपरा लिखा गया रामविलास शर्मा का प्रगति और परंपरा, और दूसरा 1949 में इन्होंने साहित्य और संस्कृति भी लिखा। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, साहित्य और संस्कृति। बाकी प्रेमचंद 1941 में, भारतेंदु युग 1943 में, निराला 46 में। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से ज़्यादा सुखी है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। तो ये उर्मिला में कि जो है हम राज्य के लिए या हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। सच्चा राज्य कौन करता है? हमारे कर्षक करते हैं। तो राज्य सुख जो मिलता है वो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को मिलता है, प्राप्त होता है, या सही नहीं है। इसमें जो है ये कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो एक तो है कि सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में होती हैं, सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ ज़्यादा स्वतंत्रता पूर्वक, वो आप देखेंगे जब भी किसान काम कर रहा होता है तो साथ ही साथ में किसान में आप देखेंगे स्त्रियां भी होती हैं, स्वतंत्र विचरण कर रही हैं। किसान राज समाज से ज़्यादा सुखी है, ये कहिए कि जो बहुत महलों में रहती हूँ उनसे ज़्यादा। तो इस प्रसंग में उर्मिला का यही विचार है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को मिलता है। उपयुक्त काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव खेत, कवि, राय, दाहिना। तो यहाँ पे देखिए जो कवि है, राय का राजा होता है, खेत का क्षेत्र होता है, दाहिना का दक्षिण होता है।
नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता को समर्थन देता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का क्या है, परम विरोधी है। तो ए सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है सही, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी, ये सही नहीं है। अज्ञेय उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, सरस्वती, भुवन, प्रशांत। तो अज्ञेय के द्वारा जो पात्र घड़े गए हैं, अब अज्ञेय के द्वारा देखिए प्रमुख पात्र भुवन है और सरस्वती। अज्ञेय के 3 प्रमुख उपन्यास उनके पात्रों में देखिए, शेखर एक जूनी, जो कि हमने 40 और 44 में 2 पार्ट में देखा। तो शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि, इसमें शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। और नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, इनकी जो रचना है नदी के द्वीप, उसमें है भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव। और अपने अपने अजनबी इनका है, तो इसमें है सेल्मा और योके। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? कमला, शाहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। तो मैला आंचल के इसमें जो है पात्र को देखना है, तो एक है कमला, दूसरा है सहदेव मिश्र। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र में बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव। तो ये सभी हैं। और मैला आंचल 1954 में उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ जी हैं। आंचलिक उपन्यास है ये। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं रामससई, दोहावली, कड़खा रामायण, कविता रामायण। गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं इसमें? तो शुक्ल जी के अनुसार जो शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ रामससई गिनाया गया और कड़खा रामायण गिनाया गया है। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी की किस प्रकरण से ली गई हैं? तो पाठ्यक्रम में एक साहित्य की डायरी जो है विधा लगी हुई है। अब एक साहित्य की डायरी की कौन से प्रकरण से कि मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण का आधार बनाई जाए, यह है तीसरा क्षण से। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इस डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा बंधन नहीं। ये सभी दिए हुए हैं और यहाँ पे सामने नाम दिया गया है, तो आपको सुमेलित करना है। होली है जो रचना है ये प्रताप नारायण मिश्र का है। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधिना काहू करे। बहुविध चित्र बनाए के हरि राज्यो क्रीड़ा रास, जे न इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि कई पास। थारो रूप देखे आटकी, कुल कुटुम सजड़ सकल बार बार हटकी। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित, देखिए आचरण मोहि उपजई, अति क्रोध दम्भई नीति के भावई। अब यहाँ पे देखिए जो प्राकृतिक जाके जोय अंग परी सूरदास के द्वारा, बहुविध चित्र बनाए की कबीरदास के द्वारा। थारो रूप देखा मटकी ये मीरा का है और गुरनीत मोहि प्रबाद दुखी तुलसीदास जी का है। पुररवा पुरस्तम परे ही दुरापना वात इब्राह्मष्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, ऋग्वेद पर। अर्थात हे पुररवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ऋग्वेद। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता दिनकर स्वयं थे। इसमें कुल कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेमचंदिका। और यहाँ पे मतिराम चिंतामणि, देव भिखारीदास तो क्रमशः दिया है सूची 1 को 2 से। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि,
साहित्य सार मतीराम के द्वारा। इनके अलावा रस सारांश ये भिखारी दास जी के द्वारा, और प्रेमचंद्रिका कविदेव के द्वारा। तो ये रचनाएं हैं, रचनाओं के साथ जो है रचनाकारों का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में नहीं आती? तो ये आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन, मतलब हमने कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उसमें ये लगभग आता है आर्य भाषा से क्वेश्चन। तो कौन सा इसमें नहीं आता? अरबी नहीं आता। आर्य भाषा में देखिए लैटिन भी आता है, फारसी भी आता है, यूनानी भी आता है, लेकिन अरबी नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। देखिए सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा नहीं है। सीमाएं टूटती हैं फिर किसका है? ये है श्रीलाल शुक्ल का। और कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर के द्वारा जो है एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे और अमृत और विष, शांत घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो गिरिजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह में है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो ये दोनों ही है कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार जो है, तो ये तो बात सही है कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन, लेकिन कथन सही है। लेकिन दूसरा जो है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र ये कह रहा कि दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये चीज़ गलत है। सभी लोग दर्शन पे विचार कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी का दर्शन क्या है, क्यों सिर्फ दलित ही करेंगे। मुख कमल समीप सजे थे, दो किशले से पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे, कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी की किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन है? उसके रूपवती, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान के, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता है कि गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से जुड़ा नहीं है? मुन्नर, सुदेश्वर, सोमर, मुनेश्वर। तो जो मुर्दैया रचना है, सुदेश्वर पात्र जो है, ये सुदेश्वर पात्र मुर्दैया के रचनाकार परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इनके पात्र में मुन्नर है, मुन्नर, सोमर, मुनेश्वर। सुदेश्वर नहीं है, मुन्नर है, सोमर है, मुनेश्वर है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वरुरुचि। चंद्रगुप्त नाटक में वरुरुचि की बात पर, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें वरुरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद। नाटक के प्रमुख पात्र में है सिंहरण, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुभाषिनी, एना, सॉक्रेटिस, सेल्यूकस आदि। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो इसमें कौन सा असंगत है? ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत है? ये रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी टीकाओं का संगत युग में देखें तो बिहारी सस्से की टीका भगवान दीन सही है, कविप्रिया की टीका हरिचरण दास सही है, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद सही है, रसिक प्रिया की टीका सूरत मिश्र ये सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? इसमें कौन सी कहानी है जो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदम रात की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया। आदिम रात की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार से, वो तत्सम से नहीं मुक्त करने के लिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम मुक्त करेंगे बाहर की जो बोली अरबी है, फारसी है, तुर्की है, गंवारी है, ब्रज भाषा, अवधी आदि भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो इसमें राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई से है। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो इसमें क्या क्या केशवदास जी के बारे में पूछ रहा है कि सही है? तो इसमें देखें जो सही है, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सिंह देवचरित इनकी रचना है। देखिए यहाँ पे जो केशवदास हैं, केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अजय मुखोपाध्याय, हरिओद। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्रम से लगाएं तो श्रीधर पाठक 1858, श्रीधर पाठक 1858, अजय मुखोपाध्याय, हरिओद 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 89 में। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो अध्यापक पूर्ण सिंह का इसमें निबंध क्या है? कन्यादान और सच्ची वीरता। अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा एक तो सच्ची वीरता, दूसरा कन्यादान। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध में कौन से हैं? पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से? उनका जन्म पटियाला में हुआ। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटियों के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। ये अमीर खुसरो के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा इनके द्वारा जो कहा गया वो कथ्य सही है। एक तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है, और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में कहाँ हुआ? एटा जिले के पटियाली। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझे कुछ कहना हो तो हिंदी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों में खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सूखने, गजल आदि हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कणियाँ, झरोखे, तमस, बसंती। देखिए स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया। तमस 1973 ईस्वी। उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी जी द्वारा रचित उपन्यास झरोखे, कड़िया, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलमन, नीलोफर आदि है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, राग दरबारी, झूठा सच, जिंदगी नामा।
तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इसमें देखें तो कौन सा किस समय का है, किस प्रकाशन वर्ष में आता है, तो झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा 1958 से 60, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा 1968, मानस कांस 1972 में अमृतलाल नागर के द्वारा, जिंदगी नामा कृष्णा सोपती का 1989 में। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए? वाल्टेयर, हीगल, विको, तेन। तो ये है हीगल। हीगल का मानना यह है कि इतिहास की जब हम व्याख्या करते हैं तो द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान पाते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो यहाँ पे देखिए जो दिया है कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी यात्रावृत्त के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रावृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? किसने इस भावना को व्यक्त किया है? तो ये है धनिया। धनिया होरी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि बड़े आदमियों को तो अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान उपन्यास के पास धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गोदान के प्रमुख पात्र में होरी है, धनिया है, जुनिया, गोबर, दाता, माता, मेहता, मालती राय साहब। प्रेमचंद जी द्वारा और भी उपन्यास जो हैं उसमें है सेवा सदन, प्रेमासम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। तो देखिए इसमें इसके छंदों में जो है अगर देखें तो तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिओद ने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वित्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वित्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा बहुत ही संस्कृत निष्ठ है। पुररवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता जबकि कवि देह से दूर। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल ज़्यादा सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। तो ये देखिए पुररवा ने जो संवाद किए हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है? मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी होता है। तो पुररवा द्वारा कहे गए संवाद है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी जो कि दिनकर के द्वारा रचित काव्य नाटक 1961 में प्रकाशन में आया है। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुररवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ने की कोशिश की है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या, तो जो परिंदा है, परिंदा काव्य संग्रह में जो संकलित कहानियां वो कितनी है? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की कुल संख्या 7 है। परिंदे जो कि 1960 में कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। कुल 7 कहानियां 1960 में रचा गया। निर्मल वर्मा इसके लेखक। और जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानियों में है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मी में 1968, बीच बहस में 73, कौवे और काला पानी करके 1983 में है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। लाहौर, शिवपालगंज, कान्यगुब्ज, अमृतसर। और यहाँ पे देखिए कौन सा नगर कहाँ पे पड़ता है किस रचना में। जैसे लाहौर झूठा सच में देखिए लाहौर का जिक्र आता है। शिवपालगंज जो है
इस स्थान का जिक्र राग दरबारी उपन्यास में आता है। कान्यगुप्त जो बाणभट्ट की आत्मकथा में अमृतसर उसने कहा था। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, ईश्वरदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास। इनमें कौन से ऐसे हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास तथा सुंदरदास निर्गुण के हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ईश्वरदास जो है वो ईश्वर कौन होता है? साक्षात रूप में ईश्वर। तो ईश्वरदास सगुण है, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास ये निर्गुण भक्ति काव्य के तहत है। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, औचित्य, विचार चर्चा, अभिनव भारती। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ, ग्रंथकार और कालक्रम दिया गया है। काव्यादर्श जो है दंडी के द्वारा लिखा गया 6वीं शताब्दी में, 6वीं 7वीं सदी में जो है काव्यादर्श। काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति वामन के द्वारा 8वीं सदी में, अभिनव भारती अभिनव गुप्त के द्वारा 10वीं में और 10वीं सदी में, और औचित्य विचार चर्चा छेमेंद के द्वारा 11वीं सदी। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हैं? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्यालंकार। तो कौन से ऐसे दो ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से ही जुड़े हैं? देखिए 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण। एक है 10 रूपक, दूसरा है साहित्य दर्पण। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के विश्वनाथ हैं। शब्दार्थ, योगार्थ, वासे भव, विद्या, साहित्य, विद्या, ये किसका कथन है? तो ये है राजशेखर का। प्रमुख काव्यशास्त्री व उनके कथन में देखें तो शब्दार्थ यो यार्था वस्य भावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक। रसान्वितम कवि कुर्मम कृति प्रतिंची विंदती भोजराज। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। बच्चन जी के अनुसार जो है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी हुआ है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 सही है। बच्चन सिंह का जो परिवर्तन कविता, बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन क्या है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी है। परिवर्तन कविता पंत द्वारा रोला छंद में, किसमें? रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य भी कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंद पंत की काव्यकृति में बीड़ा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्य 1940 आदि है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। तमस, मानस, कंशेखर, एक जीवनी, धरती धरना अपना, एक तरफ उपन्यासों के नाम दिए हैं और यहाँ हमें क्रमशः मिलाना है। तो जैसे दलित जीवन से संबंधित जो उपन्यास है धरती धरना अपना, ये जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार हैं। और राजनीति बोध तमस है, भीष्म सानी के द्वारा। जीवनी परक में मानस का हंस है, अमृतलाल नागर द्वारा। आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी यज्ञ के द्वारा। भीष्म सानी का जो तमस उपन्यास है उसमें राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लोभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नथु मेहता, हयात बख्श ये सभी पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के पहले भाग उत्थान का प्रकाशन, पहला भाग जो था वो उत्थान नाम से उसका प्रकाशन 1940 और दूसरे का संघर्ष 1944 ईस्वी में हुआ है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर सिंह, कंवल, सूर्य प्रसाद बीरे, सहोदरा शिव। और सामने दिया है फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, सूरिनाम, यानी कौन कहाँ से बिलोंग करता है साहित्यकारों में। तो जैसे यहाँ पे अभिमन्यु, अनंत, कभी भी ध्यान रखिए इनका नाम कई बार सुनने को मिलेगा। ये मॉरिशस से जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर फिजी, सूर्य प्रसाद बीरे सूरिनाम, सहोदरा शिव ट्रिनिडाद। अभिमन्यु जो अनंत है, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। मॉरिशस का ये प्रेमचंद
और कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर, खौल उठा इनके प्रमुख कविता है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से आरंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार करके आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? अस्मिता के लिए, बकलम खुद, आलोक पर्व, मन पवन की मौका, नौका। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः मिलाना है। तो जैसे बकलम खुद 1951, आलोक पर्व 1972, अस्मिता के लिए 81, मन पवन की नौका 1982। तो बकलम खुद इसके निबंधकार नामोर सिंह हैं। आलोक पर्व हजारी प्रसाद, अस्मिता के लिए विद्यानिवास, मन पवन की नौका 1982 कुबेर नाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क कुटज है। विद्यानिवास के द्वारा चितवन खींचा, तुम चंदनम पानी, मेरी राम का मुकुट, भूग रहा प्रलय की छाया। कुबेर नाथ के द्वारा प्रिया नीलकंठी, द साकेत, गंधमादन, विषाद योग। नामोर सिंह के द्वारा कौन सा इतिहास और आलोचना, वाद विवाद। शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के बारे में, शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप है उनको उभारती हैं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांकता है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों को बोलने की अपेक्षा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने अपना कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, उस पर उसमें से भीतर का एक स्वर्गीय झलक झांक रहा है। ऐसी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की जरूरत ही नहीं है। चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी, उसने कहा था प्रकाशन 1915 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में होगा। और शुक्ल ने गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भिता वक्ता गुलेरी में है और किसी लेखक में वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो मोहन राकेश के कहानी संग्रह दिए गए हैं, फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर। तो नीचे दिए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है 2, 4, 3, 1, यानी नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इसे लगाना है क्रम से। नए बादल 1957 ईस्वी में है, जानवर और जानवर 58 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 में, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सी हैं? मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, विस्मृत यात्री, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो इसमें से कौन सा है? 3 और 4 जो है मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार इनमें से कौन है? दूधनाथ सिंह, राजकमल चौधरी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तो इनमें से कौन है? 2 और 4 ऑप्शन सही है, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव।
निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक में देखें तो नई कहानी 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर। कहानी 1960 ईस्वी गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समानांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो महाकवि निराला की जो काव्य रचना राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन में देखें तो राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहाड़ का दांजड़ा मोपे सहा न जाए। ये जो पंक्तियां हैं इनमें प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो यह है विरह की अतिशयता। को विरहिन को मीच दे के आपा दिखलाए, इसमें कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। और यहाँ पे देखिए क्रमशः ये दिया गया है 1976, 55, 60, 63। यहाँ सुमेलित करना है। तो देखिए राजभाषा आयोग जो है उसका स्थापना वर्ष 1955 है। राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्रीजी वीरके की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहिप्यू पी छाजन भई दगाढ़ी, तन तिनौर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वारणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। चंदबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, श्याम मनोहर पांडे। तो यहाँ पे देखिए ये शुक्ल जी का है कि यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वारणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार शुक्ल जी के हैं। प्रेम गाथा की परंपरा में शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह है राग दरबारी में। शिवपालगंज गांव का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग प्रधान उपन्यास है। वैद्य रूपन बाबू, वद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी रेणु का उपन्यास है जिसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रा को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो निराला जी के बारे में शुक्ल जी की क्या स्थापना है इसमें? देखिए निराला जी के बारे में बात करें तो ये जो है बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव इन पर दिखता है और ये बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी विशेषताओं में यदि देखें तो निराला पर लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं थी शुक्ल जी के अनुसार जितनी प्रसाद और पंत में थी। साथ ही उनका कहना यह भी कि जिस प्रकार निराला को
छंदन के बंध आरुचकर, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी वही लगते थे। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के तहत आते हैं? दीपक, उल्लेख, रोमांच, वैदर्भी। तो इसमें कौन कौन से अलंकारों के तहत आते हैं? दीपक और उल्लेख। देखिए, दीपक और उल्लेख अलंकारों के तहत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक होता है। जहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। संग तेजति कुमंते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय विनु मदते गुनी, नासे ही भोग बेगी नीति अस सुने। उल्लेख अलंकार में जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों में से एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। वैदर्भी रीति जो है माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में, दूसरा कारणार। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो देखिए, कथन में उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौर सेनी, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी, नागर अपभ्रंश। तो ये क्रमशः देखिए कि सबसे पहले कौन सा आया, तो ये क्रम से लगाना है। सौर सेनी, नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी, यही इसका क्रम है। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है क्रम है, सौर सेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी, फिर वर्तमान। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पहली प्राकृत। तो प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो यह है पाठ संरचना का। पाठ संरचना का जो संबंध है, पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड थे। फ्रॉयड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रॉयड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं। मन पर जो शासन करती हैं उसमें है इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, चिथरिया पीर, औराही हिंगना, सिरपुर बाजार। तो इसमें कौन सा है? फारबिसगंज है और चिथरिया पीर नहीं है, फारबिस और सिरपुर। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलखाम के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये किसका कथन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये कथन टैगोर जी का है। आवारा मसीहा विष्णुचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लग गया। निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देना है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चे या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है, इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है। स्वावर्ग या पशुमात को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है।
पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल उठते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता हो, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आता है। तो यहाँ पे देखिए, अवतरण के माध्यम से कौन सा कथन सही नहीं है। पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वाले के प्रति होता है कि अगर आप एक कुत्ते को मारेंगे तो वो भी सोचेगा आपको काटे। पशुओं का प्रेम अपने बच्चे और मालिक के प्रति होता है, क्योंकि वो इतना भी नहीं हर एक चीज़ के प्रति संवेदनशील है जितना मनुष्य की बुद्धि का विस्तार होता है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि पशु जो है पशु मात्र की परेशानी से दुखी होता है, ये कथन सही नहीं है। वो सिर्फ अपने का एकदम बिल्कुल जानता होगा और उसका बुद्धि बहुत ही सीमित होता है, उससे थोड़ा भी आगे जाके वो नहीं सोच पाता। तो ये लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके टेस्ट में मतलब कि ये जो प्रैक्टिस से ठीक है, जो पेपर बनता है यूजीसी नेट का, उसमें लास्ट के 10 पेपर जो 10 पद हैं वो गद्यांश से होते हैं, और गद्यांश को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन को डील कर पाते हैं आराम से। देखिए, आपने गद्यांश पढ़ा और वहीं से ही जो है इसका आंसर निकल जाता है। जैसे अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से ज़्यादा व्यापक नहीं है। मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक ही सीमित है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है, तो व्यापक है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में देखते हैं वो प्रेम। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है। काव्य भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। काव्यगत भाव उत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। काव्यगत भाव उत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। तो देखिए, काव्य भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है, सही है। मनुष्य की सौंदर्य भूति जो है पशु जाति से भी बढ़ी चढ़ी है, सही है। मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणीतर है, तो इसमें ये जो है सही नहीं है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है, तो क्या पशु से बढ़कर है मनुष्य? नहीं। प्रेम, मनुष्य का जो प्रेम है, प्रेम और द्वेष पशुओं से ज़्यादा व्यापक है। वो सीमित दायरे से बाहर जाकर हर एक चीज़ के बारे में सोचता है। यहाँ पे अवतरण आपको दिया गया है, और ये जो अवतरण पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन करना है। पहले देखिए, एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये भी हो सकता है कि आप अवतरण पढ़िए तो ही आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। अब ये ऐसा है ना कि जब तक आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि बिना पढ़े भी आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पे, तो यहाँ पे जैसे अवतरण आपको दिया है, तो यहाँ से पढ़ने के बाद ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। हमारी परंपरा जो है ये महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ पाता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधातिस्ता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। तो वही चीज़ है कि मूल समस्याएं अब वो नहीं रही हैं, समय के साथ बदल गई हैं। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दूसरे के अधीन ना रहना, किसी को अपने अधीन ना रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, तो अपने को अपने अनुशासन में रखना। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना ही चाहिए। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है। तो ये है, हम अनाधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। तो कुल ये देखिए, मिला के आपका ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व
कर लिया गया है और पूरा 100 क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके से आता है आपके यूजीसी नेट में। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट लगातार आप लगाते रहिए और चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से जाके आप क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व करिए और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।